लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल, मद्रास, मुंबई का गवर्नर जनरल 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और मुंबई की दीवानी का अधिकार भी मिल गया था। तो प्रथम कार्यकाल 1786 से 1793 तक रहता है और द्वितीय कार्यकाल 1805 में जब ये वापस आया अपने द्वितीय कार्यकाल के लिए तो इसकी मृत्यु हो गई और गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इसकी समाधि बनी हुई है। तो किस गवर्नर जनरल की, भारत के किस गवर्नर जनरल की समाधि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की। लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासनिक, भूमि संबंधी सुधार और शिक्षा के संबंध में क्या क्या चेंजेस हुए उसके शासनकाल में, शुरुआत से समझते हैं। तो प्रशासन के संबंध में एक वर्ड हम पढ़ते हैं, कॉर्नवालिस कोड। ये क्या चीज थी? भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नागरिक सेवाओं के अंतर्गत सिविल सेवा तथा पुलिस सेवा, ये सेवाएं शुरू की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। हालांकि इससे पहले ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा न्यायिक प्रशासन की शुरुआत हो गई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स का काल था, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता और कॉर्नवालिस को कहा जाता है सिविल सेवा या नागरिक सेवा, पुलिस सेवा का जन्मदाता। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता की स्थापना हुई, जिसमें एक चीफ जस्टिस के साथ साथ 3 अन्य जजों का प्रावधान किया गया था। लेकिन इसकी प्रासंगिकता उतनी नहीं रही और जब पिट का इंडिया एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके तहत इसकी पावर्स को कम कर दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कलकत्ता का। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये ध्यान रखना जरूरी है। खैर, इसके बाद कॉर्नवालिस का समय काल आता है। हालांकि 1774 से 84 से 1786 के बीच का समय काल, क्योंकि 1784 तक ही वॉरेन हेस्टिंग्स का हमें समय पीरियड देखने को मिलता है। उसके बाद मैकफर्सन गवर्नर जनरल मैकफर्सन एक अपूर्ण गवर्नर जनरल के रूप में 2 साल की सेवाएं देता है और उसके बाद शुरू होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल। 1793 ईस्वी में विभिन्न स्तरों के कोर्ट की स्थापना करके इसने न्यायिक सुधार किया और न्याय व्यवस्था को सिविल व्यवस्था से अलग करने का प्रयास किया। यह प्रयास ही कर क्यों रहे हैं कि विभिन्न स्तरों पे कोर्ट्स की स्थापना, दीवानी कोर्ट्स वगैरह इन्होंने स्थापित की है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। यहाँ पे तो मैंने ये बात की 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, लेकिन जो दीवानी कोर्ट्स हैं वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय बनी है। इसको किया क्यों गया? कर प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए इन्होंने विभिन्न स्तरों पे न्यायिक सुधार किए, विभिन्न स्तरों पे कोर्ट्स बनाए जिन्हें हम दीवानी कोर्ट्स कहते हैं। तो कर व्यवस्था को न्यायिक व्यवस्था से अलग करने के लिए जो उसने फॉर्मूला दिया, जो इसने अलग अलग सेवाएं सृजित की, पुलिस सेवा, सिविल सेवा और न्यायिक सेवा तो पहले से थी, तो इसका नाम दिया गया है कॉर्नवालिस कोड। यही है कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड का अर्थ है कर प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करना। तो इसका जो उद्देश्य है वो सिविल सेवाओं और दीवानी न्यायालयों की स्थापना करना था। सिविल सेवाओं की स्थापना और दीवानी न्यायालयों की स्थापना। सिविल सेवाओं में भारतीयों को उच्च पद नहीं दिए जाते थे। जो भारतीय होते थे उनको, अगर वो कर प्रशासन के अंतर्गत है तो उसमें एसडीएम स्तर तक के पद होते थे, एसडीएम स्तर से ऊपर के पद नहीं दिए जाते थे। सेना में सूबेदार से ऊपर का पद नहीं दिया जाता था। तो भारतीयों के लिए पद निम्न स्तर के होते थे, उच्च स्तर के पद नहीं होते थे। हालांकि ये करने के लिए उसे एक व्यवस्था शुरू करनी पड़ी, सिविल सेवा व्यवस्था। सिविल सेवा व्यवस्था के लिए शुरुआत में केवल अंग्रेजों का ही इस पर अधिकार था, लेकिन वर्ष 1853 से इसे एक सेवा के रूप में, एक एग्जाम के रूप में इसे प्रायोजित किया जाने लगा। तो पहले इसके बाद जो भारतीय इसमें शामिल हुए, सत्येंद्रनाथ टैगोर सन 1863 में पहला भारतीय, सत्येंद्रनाथ टैगोर, वो प्रथम भारतीय सिविल सेवा ज्वाइन करने वाले व्यक्ति बनते हैं। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि जैसे अरविंद घोष है, अरविंद घोष ने भी एक सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन वो घुड़सवारी परीक्षा पास नहीं कर पाए थे। साथ ही हमारे सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने पुलिस सेवा के लिए सिविल सेवा उत्तीर्ण की और उन्होंने लेकिन उत्तीर्ण की 1920 की बात है ये, लेकिन उन्होंने वो परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सेवा ज्वाइन ही नहीं की, सम्मिलित ही नहीं हुई। तो सिविल सेवा का जन्मदाता है कॉर्नवालिस। सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत होती है 1853। पहला व्यक्ति जो सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होता है भारतीय, वो 1863। यहां पर ये देखते हुए कि भारतीय भी सिविल सेवा परीक्षाओं में पास हो रहे हैं, उनमें बैठ रहे हैं, उनको उत्तीर्ण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, सरकार ने एक कूटनीति चाल चली। उन्होंने क्या किया, जो सिविल सेवाओं की परीक्षा की उम्र होती थी, 23 वर्ष की उम्र में कोई सिविल सेवा परीक्षा में बैठ सकता है, उसे कम करके 19 वर्ष कर दिया। मतलब उम्र, परीक्षा देने की उम्र घटा दी। 19 एज के बाद कोई परीक्षा नहीं दे पाएगा। पहले 23 था, बाद में 19 उम्र कर दी गई। तो मतलब पूरी तरह से वो पढ़े लिखे ना हो, कोई अन्य जगह के व्यक्ति इस परीक्षा को उत्तीर्ण न करे, भारतीय इस परीक्षा को उत्तीर्ण न कर सके, इसलिए यह प्रयास किया गया। आगे चलते हैं। जिला पुलिस थाना की व्यवस्था
कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित की गई और जिला पुलिस थानों की व्यवस्था स्थापित करने के बाद दरोगा का पद किसने सृजित किया? कॉर्नवालिस ने सृजित किया। इस पद को सृजित किया गया। इसके पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में जो जमींदार होते थे उनको यह अधिकार प्राप्त था, पुलिस अधिकार जमींदारों को प्राप्त थे। लेकिन कॉर्नवालिस ने जिला पुलिस थाना व्यवस्था स्थापित करके दरोगा का पद सृजित किया। तो पुलिस सेवा का जन्मदाता भी कॉर्नवालिस है। ये तो हो गए उसके प्रशासनिक सुधार, किस तरह से उसने न्याय व्यवस्था को सिविल व्यवस्था से अलग किया। वर्तमान में भी न्याय व्यवस्था सिविल व्यवस्था से अलग है। संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक बनाया गया है। तो ये हम ध्यान रखना जरूरी है हमें कि कर प्रशासन का वही मतलब होता है जो हमारा सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो कर प्रशासन के अंदर आएंगे और न्याय प्रणाली पूरी तरह अलग रहेगी। नंबर 2, बंदोबस्ती सुधार। 1793 में स्थायी बंदोबस्त का कॉन्सेप्ट लेके आया। हम पढ़ते हैं ना, रस्म, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, माहलवाड़ी, ये 3 व्यवस्थाएं भारत में ब्रिटिश काल में बहुत प्रचलित थी। रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो द्वारा शुरू की गई, स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई और माहलवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई हॉर्ड मैकेंजी द्वारा। तो हमें स्थायी बंदोबस्त पे चर्चा करनी है आज, क्योंकि बात कर रहे हैं कॉर्नवालिस पे। तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली इसके द्वारा शुरू की गई। इस बंदोबस्ती प्रणाली की जो रूपरेखा है वो इसके बाद जो गवर्नर जनरल रहे सर जॉन सोर, उन्होंने इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की थी। बंदोबस्ती प्रणाली, स्थायी बंदोबस्त। इसके तहत जो जमींदार हुआ करते थे उन्हें अपने अपने क्षेत्र में जमीनों के पूर्ण मालिक बनने का अधिकार मिल गया था। और यह अधिकार दिया क्यों गया कि वे जमीनों के पूर्ण मालिक बन जाए, ताकि जमींदारों का जमीनों पर मालिकाना हक उन्हें कंपनी के भू राजस्व की उन्नत उगाही के लिए एक कुशल एजेंट के तौर पर कार्य करने का इनाम था। मतलब जो जमींदार हैं उन्हें पूरी तरह से जो किसान हैं, रैयत हैं, उनकी जमीनें दे दी गई, मतलब उनको मालिकाना हक दे दिया गया जमींदारों को, ताकि वो उन जमीनों से जो राजस्व की वसूली करें उनका उचित भुगतान, उनका उचित राजस्व जो है वो ब्रिटिश कंपनी को उचित तौर पे दें, जो भी मानक तय किया जाएगा उसके अनुरूप, उसमें जरा भी ऊपर नीचे वैल्यू ना हो। भू राजस्व थी क्या? स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। जो भू राजस्व होगा, इससे होता क्या है, जो भू राजस्व प्रणाली है अगर जमींदारों को मजबूत कर दिया जाता है तो इससे उनकी बटाईदार और काश्तकारों की जो स्थिति है उनका दर्जा वो गिर जाता है, उनका दर्जा गिर जाएगा। जो जिसकी जमीन थी, जो काश्तकार, जो किसान, जिनकी अपनी अपनी छोटी जमीनें थी, हालांकि इससे पहले रैयतवाड़ी प्रथा में ये व्यवस्था आई थी कि जो रैयत है या किसान है, बटाईदार है, वो अपनी जमीनें बेच सकते थे। ठीक, हालांकि वो भी 50% था, मतलब राजस्व उसमें कितना था, रस्म में रैयतवाड़ी में कितना था, रैयतवाड़ी में 50% था जो राजस्व था। लेकिन यहां पर जो है स्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व का 90%, 90%, 10/11 भाग कंपनी को देना होता था। कौन देगा? जमींदार देंगे, क्योंकि जमींदारों को मालिकाना हक जमीन का दे दिया गया है। इसके अलावा जो शेष 10% बचता था, 1/11, वो स्वयं रखने का उनको अधिकार मिला। ये जो व्यवस्था थी ये बंगाल और बिहार क्षेत्र में प्रमुख रूप से लागू की गई। तो शुरुआत में बंगाल बिहार में से लागू किया गया स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। इस व्यवस्था की रूपरेखा सर जॉन सोर द्वारा तैयार की गई थी। सर जॉन सोर, मैं बता रहा हूं, इसके बाद अहस्तक्षेप की नीति अपनाने वाला गवर्नर जनरल था जॉन सोर। अहस्तक्षेप की नीति अपनाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? सर जॉन सोर। तो जॉन सोर ने इस व्यवस्था की रूपरेखा तैयार की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय काल में। आगे चलते हैं। कोई युद्ध हुआ था कॉर्नवालिस के समय में? जी हाँ, बिल्कुल। 1790-92 के समय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था। तीसरा युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय में हुआ था और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और इसमें अंग्रेजी सेना जीत गई थी, टीपू सुल्तान पराजित हुआ और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान पराजित हुआ और मृत्यु को प्राप्त होता है। शिक्षा व्यवस्था 1791 में सर जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू जो कानून है उनके अध्ययन और हिंदू दर्शन के अध्ययन के लिए एक वाराणसी में विश्वविद्यालय खोला गया, एक कॉलेज की स्थापना की, संस्कृत कॉलेज। वर्तमान में इस संस्कृत कॉलेज को नाम चेंज कर दिया गया है। 1974 में इसका नाम संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय कर दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सर जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कानून और दर्शन के लिए किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में संस्कृत कॉलेज की स्थापना वाराणसी में की गई थी? तो वाराणसी में जोनाथन डंकन ने कॉर्नवालिस के शासनकाल में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए। कॉर्नवालिस के शासनकाल में 2 अधिनियम भी आते हैं, 1786 का अधिनियम और 1793 का चार्टर एक्ट। 1786 का जो अधिनियम है वो गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां प्रदान करता है। गवर्नर जनरल जो है वो मुख्य सेनापति होगा भारत में कंपनी का। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां। दूसरा, गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में अपनी जो परिषद है उसके निर्णयों को रद्द करने और अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार इसको दिया जाता है। हम जानते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ये बात करता है कि जो भारत का गवर्नर जनरल होगा उसकी जो परिषद है उसमें उसके सहयोगियों की, उसकी परिषद में सहयोगियों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई, ताकि
गवर्नर जनरल को जो है वो अधिक इफिशियंट बनाया जाए कार्य के लिए, तो 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। तो वही परिषद की बात हो रही है यहाँ पे कि इसकी परिषद को पावरलेस कर दिया गया कि अगर किसी विशेष परिस्थिति में इसकी परिषद को कोई निर्णय लेना हो और गवर्नर जनरल उस निर्णय से संतुष्ट ना हो तो गवर्नर जनरल परिषद के निर्णयों को रद्द कर सकता है और अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार इसे होगा। 1786 का अधिनियम ये कहता है। 1793 में फिर चार्टर एक्ट आता है और 1793 के चार्टर एक्ट के तहत जो कंपनी है उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार जो है 20 वर्ष का एक्सटेंशन दे देती है भारत में व्यापार का। इसी के साथ हमारा कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल के संबंध में जो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो क्लियर हो गए।